नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नागौर का शेर ट्रेड कर रहा, कौन है दिलेर सांसद हनुमान बेनीवाल, जिसने संसद से लेकर सड़कों तक महिलाओं की सुरक्षा की। सेवा सुशासन के साथ अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई, उप मुख्यमंत्री बनते ही अरुण साव का बड़ा बयान। सीएम हेमंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी, 6 समन के बाद भी नहीं हुए हाजिर। पाठक साहब, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं, हाजिरी कटने के डर से शिक्षिका ने उठाया खौफनाक कदम, बताएंगे पूरा मामला। 3 राज्यों के मंत्रिमंडल में शाह मोदी आजमाएंगे गुजरात वाला फॉर्मूला, बताएंगे बीजेपी का प्लान। अब खबरें विस्तार से। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई से ज्यादा नागौर का ही शेर ट्रेड कर रहा है। विजिटर गैलरी से कूदे युवक की पिटाई करने वाले हनुमान बेनीवाल की अब दिल्ली तक चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते कि कौन है हनुमान बेनीवाल, जो छात्र राजनीति से संसद तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरदम आगे नजर आए। लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर माहौल गंभीर बना हुआ है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। इनमें से एक युवक को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कुछ सांसदों ने दबोच लिया, जिसके बाद अचानक युवक ने अपने जूते से पीले रंग का स्मोक कलर निकाला और छोड़ दिया। इससे सदन के अंदर धुआं हो गया। सभी सांसद घबरा गए, जिनमें महिलाएं भी मौजूद थी। कुछ सांसद इसे जहरीली गैस समझकर पीछे भी हट गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उस युवक को पकड़े ही रखा और जमकर धुलाई भी कर दी। हमले के दौरान 150 सांसद सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हनुमान बेनीवाल की चर्चाएं राजस्थान से लेकर पूरे देश में हो रही है। बेनीवाल किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी उनकी आवाज बनते हुए नजर आए हैं। आइए एक नजर उनके छात्र राजनीति से लेकर अब तक की बहादुरी के किस्सों पर डालते हैं और आपको बताते हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ 2 बार अकेले मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2020 में कृषि बिल के विरोध में संसद के 3 समितियों से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कृषि बिलों को किसानों के हित के विरोध में बताया। इस दौरान बेनीवाल किसानों के साथ धरने पर भी बैठे। इसी तरह अप्रैल 2023 में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में सामने आए। इस मामले में भी बेनीवाल महिला पहलवानों के समर्थन में आए। उन्होंने समर्थन में धरना देते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान आरएलपी की ओर से राजस्थान के कई जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां महिला पहलवान के साथ हुए यौन शोषण के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलपी को राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करने के लगातार प्रयास में है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कई बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की गठबंधन को लेकर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दोनों नेता आपस में मिले हुए हैं, इस कारण दोनों एक दूसरे के घोटालों को दबाते रहते हैं। राजस्थान में दोनों नेता बारी बारी से राज करते हैं। इधर गहलोत और पायलट के बीच सियासी संकट के दौरान उन्होंने पायलट को कांग्रेस छोड़कर आरएलपी से गठबंधन करने का ऑफर दिया, लेकिन पायलट ने इसको तवज्जो नहीं दिया। इससे बेनीवाल काफी खफा नजर आए। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी सचिन पायलट को जमकर आड़े हाथों लिया। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा छोड़ने के बाद 2013 में खीवसर से निर्दलीय चुनाव जीता। वर्ष 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। उन्होंने इस पार्टी को तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में करीब 73 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार उतारे,
लेकिन केवल उन्होंने ही जीत हासिल कर अपनी पार्टी की लाज बचाई, जबकि उनके सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। संसद में घुसपैठ करने वाले युवक को पकड़ने के मामले में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की खूब प्रशंसा हो रही है। उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए युवक को दबोच लिया। यह युवक सदन में घुसने के बाद स्पीकर ओम बिरला की तरफ दौड़ रहा था, तभी बेनीवाल ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद अन्य सांसदों ने भी उसे घेर लिया और उसकी जमकर ठुकाई की। तब से सांसद बेनीवाल की दिलेरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में शुरुआत की। इस दौरान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी के साथ की 2008 में की थी। उन्होंने भाजपा के टिकट से खीवसर से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक भी बने, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। बेनीवाल इस पार्टी के सुप्रीमो हैं और वर्तमान में नागौर जिले के सांसद के साथ हाल ही में वह विधायक भी चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम की बात करते हैं। वकील से डिप्टी सीएम तक का सफर तय करने वाले अरुण साव का पद पर बैठते ही बड़ा बयान। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की समस्या को प्रमुखता से उठाने वाले अरुण साव ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम बनते ही उनका सेवा, सुशासन और क्राइम को लेकर बड़ा बयान आया है। 13 दिसंबर के दिन छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम चुने गए, जिनमें से एक नाम है अरुण साव। साइंस कॉलेज ग्राउंड में अरुण साव ने डिप्टी सीएम और गोपनीयता की शपथ ली। वे प्रदेश के लोरमी विधानसभा से विधायक है। डिप्टी सीएम बनने से पहले भी प्रदेश की समस्याओं को पहले भी प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अरुण साव लगभग 33 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है। उन्होंने वकालत और राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। अब डिप्टी सीएम बनते ही उन्होंने सेवा, सुशासन और क्रिमिनल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रदेश में जीत के बाद बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया ताकि गवर्नमेंट को अच्छे से चलाया जा सके, साथ ही जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जा सके। इसी के चलते अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। उप मुख्यमंत्री बनते ही अरुण साव ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम साव साहू समाज से आते हैं। वे कृषक परिवार से है। अरुण साव का पितृ गांव लोहड़िया है। वे बचपन से ही संघ के संपर्क में रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत अरुण साव ने बीकॉम SNG कॉलेज मुंगेली से किया है। वही LLB कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय बिलासपुर से किया है। राजनीतिक जीवन में निरंतर पहचान बनाने के साथ ही साव वकालत में भी सक्रिय रहे। उन्होंने 1996 में सिविल न्यायालय मुंगेली से वकालत आरंभ की। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में वकालत आरंभ की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डिप्टी गवर्नमेंट वकील और डिप्टी एडवोकेट जनरल जैसे पदों में वो रहे हैं। 17वीं लोकसभा में उन्होंने बिलासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और लोकसभा सदस्य बने। लोकसभा में सांसद के रूप में उन्होंने अनेक मौकों पर सदन में बिलासपुर जिले की समस्याओं को खुलकर रखा, साथ ही छत्तीसगढ़ की समस्याओं एवं जरूरतों को सदन में रखा। इस बार उन्होंने लोरमी से चुनाव लड़ा और जीते भी। साव सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं, साथ ही अपने अनुभव से सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। जमीन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए हेमंत सोरेन को 6 बार ईडी की ओर से समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन ने ईडी के सवालों का जवाब देने वो नहीं पहुंचे। अब ईडी की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है। ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। सोरेन ईडी के 6 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजा, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। एजेंसी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कराने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सोरेन को आखिरी समन बीते 10 दिसंबर को जारी किया था और उन्हें 12 दिसंबर को एजेंसी ने रांची स्थित
जोनल ऑफिस में एक दिन के लिए 11 बजे उपस्थित होने को कहा था। हेमंत सोरेन ने ईडी के दफ्तर पहुंचने की संभावना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर गर्मागर्मी रही, लेकिन सोरेन हाजिर नहीं हुए। वह दोपहर 3 बजे ईडी के दफ्तर के ठीक सामने से गुजरते हुए रांची एयरपोर्ट पर चले गए और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए दुमका के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में उपस्थित होना था। हेमंत सोरेन ने दुमका में जनसमूह को संबोधित करते हुए ईडी के समन का जिक्र किए बगैर कहा, कुछ लोगों को संदेह था कि मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं आपके बीच हूँ। ईडी की ओर से भेजा जा रहे समन को सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुने बगैर हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया, लेकिन यहां चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने बीते 13 अक्टूबर को ही खारिज करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलील में कहा था कि सीएम सोरेन ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए, ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अदालत से याचिका खारिज होने के बाद सोरेन से पूछताछ के लिए उपस्थित न होने के कानूनी विकल्प भी नहीं है। एजेंसी अब सोरेन के खिलाफ जांच में असहयोग का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवा सकती है। ईडी के मुख्यालय में भी इस बात पर विचार चल रहा है। जमीन घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 26 सितंबर, 4 अक्टूबर और छठी बार 12 दिसंबर को हाजिर होने का समन भेजा गया। सोरेन इनमें से किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए। ईडी जिस जमीन घोटाले में सीएम से पूछताछ करना चाहती है, उस मामले में रांची की पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन सहित कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घोटाला दक्षिण छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की एक जांच रिपोर्ट में सामने आया था और इसी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्जी नाम पते के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीदी बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। बिहार में जब से के पाठक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से स्थिति कुछ और ही हो गई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक भी समय से स्कूल आने लगे हैं। कई बार शिक्षकों के साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उन्हें स्कूल आने में 10 से 15 मिनट की देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उसे लेकर शिक्षकों में अब आक्रोश है। हम लोग उनका आदेश मान रहे हैं। स्कूल में स्थिति बिल्कुल सुधर गई है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, शिक्षक समय से स्कूल आ रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब स्थानीय अधिकारी शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं, अपना काम दिखाने के लिए शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड की जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हर स्कूल में आने वाली है। जिस तरह से शिक्षकों से व्यवहार चल रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पूर्व में भी प्राथमिक शिक्षा संघ ने के पाठक के साथ शिक्षा विभाग को अलर्ट किया है। इस तरह के मनमाने आदेश से स्कूल नहीं चलेंगे। उपरोक्त कथन है। मध्य विद्यालय शिक्षक ने ऑनलाइन बातचीत द्वारा बताया कि शिक्षिका स्कूल में जाकर नींद की गोली खा लेती है। कितने शर्म की बात है। शिक्षकों को टॉर्चर करना बंद कीजिए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जी हाँ, शिक्षक के मुंह से अब निकलने लगा है कि पाठक साहब इतनी सख्ती ठीक नहीं होती। राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड में एक ऐसी घटना हुई है जो के पाठक एंड टीम को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर शिक्षक किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हाजिरी काटे जाने से आहत शिक्षिका ने नींद की 15 गोली खा ली। घटना प्राथमिक विद्यालय गनीचक की बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस संबंध में विद्यालय के शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 बजे सुबह नियमित तौर पर स्कूल खुलने के बाद बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शारदा कुमारी निरीक्षण के लिए आई थी। स्कूल की शिक्षिका सुप्रिया किसी कारणवश विद्यालय देर से पहुंची। 9:30 बजे तक शिक्षिका के विद्यालय नहीं पहुंचने पर बीओ शारदा कुमारी ने उनकी हाजिरी काट दी। शिक्षिका सुप्रिया पारिवारिक कारणों से किसी मजबूरवश 10:30 बजे विद्यालय पर पहुंची। शिक्षिका सुप्रिया ने हाजिरी कट हुआ देखकर बीओ से आरजू और मिन्नत करने लगी। इतना ही करने के बाद भी बीओ ने उनकी एक नहीं सुनी। इस दौरान शिक्षिका सुप्रिया ने अपनी बैग में रखी नींद की 15 गोलियां खा ली। इसके बाद आनन फानन में शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना मंगलवार की बताई जा रही है। मंगलवार 12 दिसंबर को बीओ उस स्कूल में जाकर बैठी थी। उधर शिक्षिका की नाजुक स्थिति को देखने के बाद परिजनों ने बीओ पर उसे टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। उधर बीओ शारदा कुमारी ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि शिक्षक लेट आ रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना से शिक्षकों में आक्रोश है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। उनके ऊपर के पाठक की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा रहा तो किसी स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद 10 दिनों तक मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में माथापच्ची होती रही। कई दिग्गज नेताओं के नाम उछाले गए, मगर फैसला अप्रत्याशित ही रहा। तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम चौंकाने वाले रहे। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के मंत्री कौन होंगे, ये फैसला भी लोगों को चौंका सकता है। बीजेपी राज्यों में नई सरकारों के जरिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मिली जीत का असर यह रहा कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में पुराने क्षत्रपों के युग का अंत कर दिया। रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सीएम पद के लिए चर्चा तो जरूर हुई, मगर वह रेस में पिछड़ गए। बीजेपी नेतृत्व के फिर चौंकाने वाला निर्णय आया। राजनीति के तमाम समीकरण खंगाले गए। जाती लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी की पसंद और पार्टी के भविष्य को तलाशते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरे सामने लाए गए। डिप्टी सीएम के तौर पर भी इन राज्यों में नए चेहरे को दायित्व दिया गया। अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि तरह तरह के सवाल है। क्या सीएम पद छोड़ने वालों के समर्थकों को जगह मिलेगी? मंत्रिमंडल के गठन में भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी इन 3 राज्यों में गुजरात वाला प्रयोग कर सकती है, यानी सीएम से मंत्री तक सभी नए हो सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बड़ा प्रयोग किया। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए। इससे पहले 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव विजय रूपाणी के चेहरे पर लड़ा गया था और बीजेपी ने 115 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। रूपाणी की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई थी। इसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने सीएम बदल दिया। इसके अलावा प्रयोग के तौर पर भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 24 नए विधायकों को मंत्री बनाया गया। पूरी टीम ही बदल दी गई। मंत्रियों का फैसला भी दिल्ली में हुआ। रूपाणी मंत्रिमंडल के 22 मंत्रियों को भूपेंद्र पटेल की सरकार में जगह नहीं मिली। बीजेपी नेतृत्व के इस फैसले के 2 नतीजे आए। पहला, भूपेंद्र पटेल ने फ्री हैंड सरकार चलाई। उन्हें गवर्नर्स के लिए किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड 156 सीटें हासिल कर ली। मंत्रिमंडल में बदलाव से बीजेपी जनता के बीच बाकी बची एंटी इनकम्बेंसी का हल ढूंढ लिया। बीजेपी आमूल बदलाव का प्रयोग निकाय चुनाव भी आजमा चुकी है। गुजरात चुनाव और हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा में एक समानता है, जो इशारा करती है कि अब तीनों राज्यों में भी बड़ा प्रयोग हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे
और मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। विजय रूपाणी की तरह शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे इन राज्यों में बड़ा सीएम फेस मौजूद था, मगर चुनाव की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी थी। विजय रूपाणी की लोकप्रियता भी 5 साल के शासन के दौरान गुजरात में चरम पर थी। जब वह सीएम पद से हटाए गए तब किसी को ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। तीनों राज्यों में वैसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के चेहरे भी दिल्ली से तय किए गए। मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 डिप्टी सीएम ही रखे गए। मंत्री कौन बनेगा ये फैसला आलाकमान ही तय करेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में विवाद नहीं हो और नए मुख्यमंत्री हाईकमान के सपनों को पूरा करे। ऐसा तभी संभव हो जब पुराने दबंग चेहरे सत्ता से दूर रहे। माना जाता है कि बीजेपी नेतृत्व ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में नए चेहरों को लॉन्च किया है, मगर इसमें एक दूसरी चुनौती भी आ सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता जनता के बीच अभी बनी है। चाउर वाले बाबा के तौर पर रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में दमदार नेताओं में शुमार है। इन 3 राज्यों की अधिकतर सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। अगर लोकप्रिय नेताओं के समर्थक नाराज होते हैं तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस हालत में नए नेताओं को अगले 4 महीने में जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करनी होगी। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व पुराने शत्रुओं को सम्मान के साथ संजोकर रखना होगा। फिलहाल बीजेपी लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। हिंदुत्व, विकास और मोदी की गारंटी के साथ चुनाव का मुद्दा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका ख्याल रखा जाएगा कि राज्य में अगले 20 के लिए नेतृत्व तैयार किया जा सके। नासा के स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 से संपर्क टूट गया है और उससे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से 24 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक संदेश भेजने में ही बस 22.5 घंटे ज्यादा का समय लग जाता है। नासा के वैज्ञानिक इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। अनंत अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले नासा के वाइजर 1 यान से फोन आना बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि वाइजर 1 यान के एक कंप्यूटर में गड़बड़ी की वजह से 86 साल पुराने इस अंतरिक्ष यान से मिशन की टीम का संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासा के इंजीनियर इस समय समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह अंतरिक्ष यान स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर उन जगहों की खोज में निकला है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। वाइजर 1 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा दूरी 24 अरब किलोमीटर तक पहुंचा है। वहीं इसका जुड़वा भाई वाइजर 2 ने धरती से 20 अरब किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर ली है। ये दोनों ही अनंत अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और वे ऐसे अकेले स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी दूरी पर पहुंचकर भी सक्रिय है। इन अंतरिक्ष यान को पहले 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वे 46 साल से सक्रिय है। ये इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक संचालित किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट है। इन अंतरिक्ष यानों की इतनी लंबी यात्रा बहुत चुनौतियों से भरी रही है। इन यान के अंदर 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसमें एक फ्लाइट डेटा सिस्टम भी शामिल है जो स्पेसक्राफ्ट के वैज्ञानिक उपकरणों से सूचना इकट्ठा करता है और इंजीनियरिंग के डेटा से जोड़ता है। यह वाइजर 1 की वर्तमान हालत को दर्शाता है। धरती पर मिशन कंट्रोल से जुड़े वैज्ञानिक बाइनरी कोड के रूप में इन आंकड़ों को वाइजर से प्राप्त करते हैं, लेकिन वाइजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम अब ऑटो रिपीट में फंस गया है। नासा के वैज्ञानिकों को सबसे पहले 14 नवंबर को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली। वाइजर 1 ने एक ही पैटर्न पर 1 और 0 भेजना शुरू कर दिया। यह स्पेसक्राफ्ट अभी भी नासा के भेजे कमांड को हासिल कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि वाइजर से कोई भी डेटा धरती पर आ नहीं पा रहा है। नासा ने कहा है कि वाइजर की टीम ने इस सप्ताह स्पेसक्राफ्ट को फ्लाइट डेटा सिस्टम को रिस्टार्ट करने का कमांड दिया, लेकिन कोई भी काम का आंकड़ा धरती पर वापस नहीं आया। नासा के इंजीनियर अब और ज्यादा सूचनाएं इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।
इससे पहले साल 1981 में इसी तरह की समस्या वाइजर 1 के साथ आई थी। वाइजर 1 अभी धरती से इतना दूर है कि उसे कोई भी संदेश भेजना यहाँ से भेजने में 22.5 घंटे लग रहे हैं। विवेक रामास्वामी खुलकर अपने धर्म पर बात करते हैं और हिंदू होने पर गर्व भी करते हैं। उनके कई बयानों को लेकर ईसाई धर्म की बहुलता वाले अमेरिका में सवाल उठता रहा है कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका धर्म इसमें एक बाधा बन सकता है। ये सवाल एक अमेरिकी ने सीधे विवेक रामास्वामी से किया है और अमेरिकी एक हिंदू राष्ट्रपति को क्यों और कैसे स्वीकार कर सकता है, जिसका उन्होंने जवाब क्या दिया वो आपको बताते हैं। रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी कर रहे विवेक रामास्वामी ने कहा है कि उनका धर्म इसमें कोई बाधा नहीं है। बुधवार को CNN टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान विवेक रामास्वामी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपनी कोई नकली पहचान नहीं बनाऊंगा। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूँ। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूँ कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। विवेक रामास्वामी ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। विवेक रामास्वामी ने कहा कि वह ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए वह सही विकल्प नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं इस देश में ईसाई धर्म फैलाने के लिए सबसे अच्छा राष्ट्रपति होऊंगा, तो मैं साफ कर दूं कि मैं इसके लिए सही विकल्प नहीं और ना ही ये USA के राष्ट्रपति का काम है। रामास्वामी ने आश्वासन दिया कि वह उन मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे जिन पर अमेरिका की स्थापना हुई थी। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक और बड़े कारोबारी है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी दावेदारी ठोकने के बाद से वह चर्चा में है। 2025 के अमेरिकी चुनाव के पहले रिपब्लिकन पार्टी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसके लिए विवेक रामास्वामी भी दावेदारी ठोक रहे हैं। रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिजनेस किया और इसके बाद एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई, जिसने उनको बड़े कारोबारियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अभी तक रामास्वामी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन अब वो USA के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल ने कहा है कि हमास इजराइल के साथ किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा करने को तैयार है। वहीं हमास के एक अन्य नेता ने तो इजराइल को पहली बार मान्यता देने तक का सुझाव दे डाला है। हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हानियह ने कहा है कि गाजा पर शासन करने वाला फिलिस्तीनी गुट गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल के साथ किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा को तैयार है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हानियह ने बुधवार को हमास के संबंध अल अक्सा टीवी पर प्रसारित एक टेलीविजन भाषण में कहा, हम किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो यानी इजरायली आक्रामकता पर रोक लगाती है। हानियह ने कहा कि हमास ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। वहीं हमास के एक नेता ने तो इजराइल को मान्यता देने का सुझाव तक दे डाला है। हानियह ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा सौंपी गई मंत्रिस्तरीय समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हमास द्वारा युद्ध के बाद की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अस्वीकार करने की पुष्टि की। इसमें हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों को शामिल नहीं किया गया है और गाजा पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। इससे पहले इजरायली मीडिया ने कई हमास नेताओं के कतर से अज्ञात गंतव्यों के लिए प्रस्थानों की सूचना दी थी। इसमें लेबनान, ईरान और अल्जीरिया जैसे देशों में संभावित स्थानांतरण की बात कही गई। रिपोर्ट्स के संबंध में हमास की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ अपना हमला शुरू करने के बाद पहली बार आतंकवादी समूह के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे फिलिस्तीनी एकता वार्ता के हिस्से के रूप में यहूदी राष्ट्र को मान्यता दे सकते हैं। सर्वोच्च रैंकिंग वाले हमास नेताओं में से एक मौसा अबू मरजोक समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने
अरब मीडिया कर्मियों को बताया है कि आधिकारिक रुख यह था कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने इजराइल को मान्यता दी थी और हमास को इसका पालन करना चाहिए। इसे हमास की ओर से शांति के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना आतंकवादी समूह के नेतृत्व और गाजा पट्टी से उसके निष्कासन की संभावना पर गंभीर दबाव डाल रही है। हमास ने हमेशा खुले तौर पर इजरायल के विनाश की मांग की है और 7 अक्टूबर को किए गए हमले के समान हमले करने की कसम खाई है। वेस्ट बैंक चलाने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रमुख PLO ने 13 दिसंबर 1993 को तत्कालीन PLO नेता यासर अराफत और इजरायली राष्ट्रपति राबिन के बीच हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते के हिस्से के रूप में इजरायल को मान्यता दी थी। राबिन की 1995 में इजरायल में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी जो एक चरम दक्षिणपंथी समूह से था जो ओस्लो समझौते के खिलाफ था। रणवीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर एनिमल अब 500 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। एनिमल की कमाई 13वें दिन काफी गिर गई है और इसने सिर्फ 10.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। सैम बहादुर भी बहुत खराब स्थिति में है और 13वें दिन इसने सिर्फ 2.15 करोड़ रुपए कमाए। एनिमल ने 1 दिसंबर को बम्पर कमाई के साथ ओपनिंग की थी और कुछ दिन में ही शाहरुख खान की जवान से लेकर सनी देओल के गदर 2 को भी पछाड़ दिया था। अब यह सुस्त पड़ गई है। अब हर दिन एनिमल की कमाई घट रही है। 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को तो इसने और भी कम कमाई की। वही विकी कौशल स्टारर मेघना गुलजार की सैम बहादुर की बदहाल स्थिति में है। सैम बहादुर हालांकि अच्छी बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरे बुधवार को इसकी कमाई में कुछ खास गिरावट नहीं आई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एनिमल ने 13वें दिन सिर्फ 10.25 करोड़ रुपए की कमाई की। वही 11वें और 12वें दिन की तुलना में यह कमाई 13वें दिन 19.42% नीचे गिर गई। अब फिल्म को 500 करोड़ कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 10 करोड़ के कलेक्शन के साथ फिल्म अभी तक 13 दिनों में देश भर में 468.9 करोड़ कमा चुकी है। इसमें फिल्म ने हिंदी भाषा में 423.24 करोड़, तेलुगु भाषा में 40.4 करोड़, तमिल से 3.73 करोड़, कन्नड़ भाषा से 58 लाख और मलयालम भाषा से सिर्फ 14 लाख रुपए कमाए। 13 दिसंबर को इतनी रही एनिमल की ऑक्यूपेसी, वो आपको बताते हैं। बुधवार 13 दिसंबर को एनिमल की ऑक्यूपेसी सुबह के शोज में 12.13% थी, लेकिन रात को यह 21.13% ही रही, जबकि इससे पिछले दिन यानी मंगलवार को नाइट शोज की ऑक्यूपेसी 26.79% रही। एनिमल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो इसने 13 दिनों में 772.0 करोड़ कमा लिए हैं, जबकि ओवरसीज का कलेक्शन 214.10 करोड़ है। वही देश भर में इसने 13 दिन में 557.90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड यह फिल्म जल्द ही 800 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। वही देश भर में यह 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए इसे स्पीड दिखानी होगी। अब बात सैम बहादुर की कमाई की। विकी कौशल स्टारर इस फिल्म की कमाई 13वें दिन थोड़ी सी गिरी है, पर यह गिरावट उतनी नहीं जितनी की एनिमल की रही। 12वें दिन सैम बहादुर ने 2.45 करोड़ रुपए कमाए थे और 13वें दिन यह आंकड़ा 2.15 करोड़ पर जा पहुंचा। इस तरह सैम बहादुर ने अभी तक देश भर में 63.30 करोड़ कमा लिए हैं। यह 100 करोड़ के क्लब से अभी काफी दूर है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।